नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। जब आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो कई बार आपको खतरे का एहसास करते हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना है, इसके पीछे कारण भी है। विश्व भर में लगातार बढ़ती हाईजैक और हाईजैक हॉक्स की घटनाएं। अधिकतर हाईजैक की घटनाएं आतंकवादी संगठन की ओर से की जाती हैं, जिसमें कई बार सैकड़ों मासूमों की जान भी चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है जब कोई सरफिरा व्यक्ति हाईजैक हॉक्स यानी विमान दुर्घटना की अफवाह उड़ाकर पूरे एविएशन सिस्टम में हड़कंप मचा देता है। ऐसी स्थिति में हालात को काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 साल पहले ऐसा ही हुआ जब मुंबई के एक कारोबारी बिरजू सल्ला ने विमान अपहरण की झूठी अफवाह फैला दी, जिसके कारण पूरे चालक दल और यात्रियों को मानसिक तनाव और खौफ से गुजरना पड़ा। अदालत ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए उम्र कैद की उसे सजा सुनाई है, जिसके साथ ही उस पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है। आज विशेष में बात करेंगे विमान अपहरण की धमकी देने वाले बिरजू सल्ला के पूरे मामले की, एंटी हाईजैकिंग कानून 2016 की। साथ ही साथ बात करेंगे अब तक हुई विमान अपहरण की बड़ी घटनाओं की। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। विमान अपहरण की धमकी देना मुंबई के एक कारोबारी को बहुत महंगा पड़ा। कारोबारी बिरजू सल्ला को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और उस पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। देश में 2016 में बने सख्त एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत पहली बार किसी को सजा सुनाई गई है। विमान अपहरण की धमकी देने की घटना के बाद मुंबई को वो कारोबारी नेशनल नो फ्लाइट लिस्ट में डाले जाने वाला वो पहला व्यक्ति बन गया है और उस पर कड़े विमान अपहरण रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं कि पूरा मामला था क्या। हम अक्सर प्लेन हाईजैक की अफवाहें उड़ाने वालों के बारे में सुनते हैं, लेकिन ऐसा दक्षिण मुंबई के कारोबारी को बेहद भारी पड़ गया। प्रेमिका के लिए विमान अपहरण की धमकी देने वाले मुंबई के कारोबारी बिरजू सल्ला को अहमदाबाद में एनआईए की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने कहा है कि जुर्माने के तौर पर वसूली जाने वाली रकम चालक दल के सदस्यों और यात्रियों में बांट दी जाए, जिन्होंने विमान अपहरण का खौफ सहा था। जुर्माने की राशि से विमान के पायलटों को 1-1 लाख रुपए, एयर होस्टेस को 50-50 हजार और यात्रियों को 25-25 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया है। अदालत ने एंटी हाईजैकिंग एक्ट 2016 के तहत कारोबारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। देश में नए बने इस कानून के तहत सजा सुनाए जाने का ये पहला मामला है। कोर्ट ने कहा कि सल्ला पर यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि उसके धमकी भरे पत्र के चलते क्रू मेंबर्स और यात्रियों को भीषण मानसिक तनाव से गुजरना पड़ा। जब एनआईए ने जब पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, बिकॉज ये मामला एक टेररिज्म रिलेटेड मामला है, तो इसमें एनआईए का जुरिडिक्शन आता है। तो एनआईए ने जब इस मामले को पूरी तहकीकात करी तो उन्होंने इस अक्यूज्ड का नाम सामने आया। वो अक्यूज़ ने अपना क्राइम को कन्फेस किया बिफोर द कोर्ट, और उसके बेसिस पे अब एनआईए ने जजमेंट पास करी है जिसमें उनको गिल्टी कहा गया है। तो इस केस में कोर्ट ने मिनिमम पनिशमेंट दी है, जो कि लाइफ सेंटेंस की पनिशमेंट दी गई है। इसमें 5 करोड़ का जुर्माना भी दिया गया है, जिसमें एज अ कंपनसेशन टू ईच पैसेंजर 25,000 रुपये पैसेंजर को और 1-1 लाख रुपए पायलट्स को भी उन्होंने उसका प्रावधान किया है। क्योंकि ये जो नया एक्ट है इसमें कंपनसेशन टू द पैसेंजर एंड क्रू मेंबर्स भी है प्रोविजन। विमान अपहरण की धमकी देने का ये मामला 30 अक्टूबर 2017 का है। मुंबई के बिजनेसमैन बिरजू सल्ला ने मुंबई दिल्ली जेट एयरवेज की फ्लाइट के टॉयलेट में अंग्रेजी और उर्दू में लिखे पत्र रखकर विमान हाईजैक की धमकी दी थी। यात्रियों की सुरक्षा के चलते मुंबई से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इसके बाद सल्ला को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने इस मामले में एंटी हाईजैकिंग कानून 2016 के तहत जनवरी 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी। इस कानून की धाराओं 3(1), 3(2)(a) और 4(b) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। बिरजू सल्ला की प्रेमिका जेट एयरवेज के दिल्ली कार्यालय में कार्यरत थी। सल्ला चाहता था कि दिल्ली कार्यालय का ऑपरेशन बंद हो जाए और उसकी प्रेमिका मुंबई लौट आए।
इसी मकसद से उसने विमान अपहरण की धमकी से जुड़ी ये साजिश रची। मामले की सुनवाई के दौरान 1.5 साल तक कैद में रहने पर सल्ला ने 10 बार जमानत के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर बार उनकी अर्जी खारिज कर दी गई। ये मामला था जेट एयरवेज में, एक फ़्लाइट थी, उसमें अक्यूज़ थे मिस्टर साला, वो को पैसेंजर भी थे उसी में ही। तो ये जो ऑर्डर आया है उसमें ये प्रूव हुआ है कि उन्होंने एक नोट रखा इन दी टॉयलेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, और वो टॉयलेट जब किसी उन्होंने खोला, एयर होस्टेस ने जब वो टॉयलेट में उन्होंने वो नोट पाया, तो फिर उन्होंने पायलट को इन्फॉर्मेशन दी कि ये एक थ्रेट का जो क्रेडिबल थ्रेट का एक नोट उनको मिला है। उस नोट में ये लिखा था कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है और ये प्लेन को कहीं लैंड ना किया जाए, सीधे POK जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे लैंड किया जाए। फिर जो पायलट ने इसको थ्रेट को देख के उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की गई अहमदाबाद एयरपोर्ट पे। इस घटना के बाद सल्ला को नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया था। साथ ही उसके खिलाफ एंटी हाईजैकिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस तरह से बिरजू सल्ला देश में ऐसा पहला व्यक्ति बन गया जिसे इस कानून के तहत नेशनल नो फ्लाई लिस्ट में रखा गया और उस पर केस दर्ज किया गया। देखिए, टिप्पणी इसमें ये करी गई, ये था ट्रायल कोर्ट था ये। तो ट्रायल कोर्ट क्या होता है? एक फैक्ट फाइंडिंग कोर्ट होता है ट्रायल कोर्ट। वो देखते हैं कि फैक्ट हैं और एविडेंस उसके कितने हैं, उसमें क्लिंचिंग एविडेंस क्या है। थ्रेट करने की कोशिश की गई और इसीलिए कोर्ट ने इनको गिल्टी हेल्ड किया गया। इन्होंने फैक्ट्स में जो एविडेंस थे वो पूरे कॉरोबोरेट हुए हैं, तो इसलिए एविडेंस के मामले में उनको करा गया है गिल्टी। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि सबूतों और गवाहों के बयानों से साबित होता है कि इस पूरी घटना को बिरजू सल्ला ने योजना बनाकर अंजाम दिया था। इसके चलते अब उसे अपनी बाकी बची जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हमारे देश में 1982 से विमान अपहरण रोकने से जुड़ा एक पुराना कानून चला आ रहा था जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान नहीं था, लेकिन 2016 में एक नया एंटी हाईजैकिंग कानून को संसद से मंजूरी मिली। यह कानून जुलाई 2017 से लागू किया गया। विमान अपहरण करने वालों के लिए आजीवन कारावास से लेकर मौत तक की सजा का प्रावधान किया गया। इसके अलावा अपहरणकर्ताओं की संपत्ति को भी जब्त करने का प्रावधान किया गया। आइए जानते हैं कि इस नए कानून में किस तरह से सजा को और सख्त बनाया गया है। विमान अपहरण और अफवाह के जरिए विमान यात्रियों में खौफ पैदा करने की कोशिशों पर लगाम लगाने के लिए देश को एक सख्त एंटी हाईजैकिंग कानून की जरूरत थी। एंटी हाईजैकिंग से जुड़ा 1982 का कानून बदलते वक्त और तकनीक के हिसाब से उतना प्रभावी नहीं रह गया था। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के हाईजैक की घटना घटी थी। इस घटना के करीब 16 साल बाद देश को एक सख्त एंटी हाईजैकिंग कानून मिला। 4 मई 2016 को राज्यसभा से एंटी हाईजैकिंग बिल पारित हुआ, वहीं लोकसभा से यह विधेयक 9 मई 2016 को पारित हुआ था। राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद सरकारी अधिसूचना जारी होने पर जुलाई 2017 से एंटी हाईजैकिंग कानून प्रभावी हो गया। इस कानून ने 1982 के कानून की जगह ली है। एंटी हाईजैकिंग जो कानून है 2016 और उससे पहले 1982 में पुराना कानून था, तो उसके बीच में एक बीजिंग में कन्वेंशन हुआ था, बीजिंग चाइना में कन्वेंशन हुआ था। उसमें नई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हुई हैं आज की तारीख में। अब आज की तारीख में हाईजैकर को प्लेन में होने या ना होने से भी हाईजैक कंट्रोल कर सकता है प्लेन को। तो वो प्रावधान को इंसर्ट करने के लिए बीजिंग में जो कन्वेंशन हुई थी उसने कहा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जितनी भी हुई हैं आजकल उसको मायने रखते हुए जो लॉ है वो पुराना रेडंडेंट हो गया है, तो हमें नए लॉ की ज़रूरत है। तो उसी के हिसाब से उन्होंने नया लॉ अब ये लेके आए हैं 2016। ईमेल के ज़रिए भी आ सकती हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आ सकती हैं, और कंट्रोल ऑफ द प्लेन जो है ज़रूरी नहीं कि कोई फिज़िकली प्रेजेंट हो। तो वो उन सब को देख के ये इन्होंने जो पुराना जो लॉ था उसको बदल के 2016 का लॉ इन्होंने लेके आए हैं, जिसमें इन्होंने और स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस करे गए हैं। इस कानून के जरिए विमान अपहरण और हॉक्स कॉल करके विमान अपहरण की अफवाह फैलाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हाईजैकिंग की परिभाषा को बदला गया।
अब हाईजैकिंग की धमकी देना या कोशिश करना दोनों को हाईजैकिंग की परिभाषा में जोड़ा गया है। इसके मुताबिक हाईजैकिंग का मतलब किसी विमान पर गैर कानूनी तरीके से जानबूझकर नियंत्रण करना, ताकत या तकनीक की मदद से विमान को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेना या किसी दूसरे तरीके से धमकाना शामिल है। यानी धमकी, अपराध को अंजाम देने का प्रयास या इसके लिए उकसाने समेत विमान अपहरण की व्याख्या के अंदर कई चीजों को शामिल किया गया है। पहला प्रोविजन ये था कि इसमें जो उससे डिफरेंट था पुराने लॉ से, कि अगर आप एक क्रेडिबल थ्रेट भी करते हो तो वो भी एक ऑफेंस माना जाता है इसके अंदर एज अ हाईजैकिंग ऑफेंस। और दूसरा इसका प्रावधान जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान था वो था यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन का। यूनिवर्सल ज्यूरिडिक्शन ये होती है कि अगर ये कोई भी प्लेन जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है किसी भी कंट्री में जाके हाईजैक होता है तो उसका इंडियन कोर्ट उस पर सज़ा दे सकती हैं, पहली बात। और दूसरा, अगर किसी इंडियन सिटीज़न ने हाईजैक किया है या किसी इंडियन सिटीज़न के खिलाफ हाईजैकिंग हुई है तब भी इंडिया की कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बनती है। तो ये एक स्ट्रिंजेंट लॉज थे। नए कानून में विमान अपहरण की स्थिति में किसी यात्री या सुरक्षाकर्मी की जान जाती है तो दोषी व्यक्ति के लिए सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। अगर किसी हाईजैकिंग मामले में लोगों की जान नहीं जाती तो भी दोषियों के खिलाफ उम्र कैद का प्रावधान किया गया है। यानी हाईजैकिंग के मामले में न्यूनतम सजा उम्र कैद रखी गई है। अफवाह फैलाने वाले के लिए भी उम्र कैद का प्रावधान है। जो भी इसे अंजाम देता है या ऐसे अपराध के लिए दूसरे लोगों को निर्देशित करता है उसे विमान अपहरण के अपराध का दोषी समझा जाएगा। विमान अपहरण में दोषी पाए गए लोगों की चल और अचल संपत्ति जब्त की जा सकती है। नए कानून में विमान अपहरण के मामले में मौत की सजा का प्रावधान तो किया ही गया, साथ ही सुरक्षा बलों को ज्यादा अधिकार भी दिए गए हैं। विमान अपहरण का दोषी व्यक्ति अगर देश छोड़कर भाग जाता है तो उसके प्रत्यर्पण का भी प्रावधान रखा गया है। पेनल्टी में इन्होंने, अगर कोई हाईजैकिंग के दौरान किसी की डेथ होती है तो उसके लिए फिर जो अक्यूज्ड हैं, जो गिल्टी हैं, उनको डेथ पेनल्टी का प्रावधान रखा गया। और दूसरी बात, अगर फॉर अ लेसर क्राइम देन दैट, अगर डेथ नहीं होती और हाईजैकिंग होती है, ऑफेंस कमिट होता है, तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान रखा गया है। तो मिनिमम इसमें पेनल्टी है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो ये बहुत ही स्ट्रिंजेंट और बहुत ही टफ लॉ पास आउट हुआ है कि एंटी हाईजैकिंग को रोकने के लिए, हाईजैकिंग्स को रोकने के लिए, इसलिए ये इतना टफ लॉ गवर्नमेंट ने पास किया है। नए कानून में विमान में सवार सुरक्षाकर्मियों और ग्राउंड सपोर्ट स्टाफ की मौत के मामलों पर भी सजा का प्रावधान किया गया, जबकि पुराने कानून में चालक दल के सदस्य, यात्री और सुरक्षाकर्मी जैसे बंधकों की मौत की स्थिति में ही अपहरणकर्ताओं पर मुकदमा चल सकता था। देखिए, एंटी हाईजैकिंग लॉ ये हिस्ट्री है बेसिकली। इंडिया में ही IC 814 का हाईजैकिंग का मामला हुआ था जो कि बहुत ही प्रेस में आया था। उसमें इट रिजल्टेड इनटू डेथ ऑफ वन पैसेंजर ऑल्सो। और फिर उसके बाद आपने देखा होगा सितंबर 11 में क्या हुआ। प्लेन्स वर हाईजैक्ड और प्लेन और उसको एज अ वेपन यूज़ किया गया प्लेन को, एंड और पूरी की पूरी बिल्डिंग को उन्होंने उड़ा दिया गया। तो इसलिए एक ये टेररिज्म का आज की तारीख में एक वेपन यूज़ हो रहा है एज अ वेपन टू स्प्रेड टेररिज्म अक्रॉस द कंट्री। तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक टफ लॉ लाने की ज़रूरत थी। नए कानून से विमान अपहरण मामले की सुनवाई का दायरा बढ़ाने के साथ अपहरण की परिभाषा का दायरा भी बढ़ाया गया। इसके दायरे में विमान अपहरण की योजना बनाने वाले, अपहरण का निर्देश देने वाले और जांच अभियोग से बचने में सहयोग देने वाले व्यक्ति भी आएंगे। नए एंटी हाईजैकिंग कानून में विमानों के अपहरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के प्रावधान भी किए गए हैं। इसमें नए अंतर्राष्ट्रीय संधियों, UN बॉडी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रोटोकॉल 2010 को शामिल किया जाएगा। 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण और 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमले के मद्देनजर इस तरह के कानून की दुनिया जरूरत महसूस कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के साथ दुनिया भर में विमान अपहरण के कई मामले सामने आए हैं। प्लेन हाईजैक की वारदात कई बार बेहद घातक साबित हुई है, जिसमें आतंकवादियों ने कई लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया। कई बार हाईजैक हॉक्स यानी अपहरण की धमकी भी सिर्फ अफवाह ही साबित हुई, लेकिन ये यात्रियों में दहशत फैला देती है।
ऐसे मामलों में एयरपोर्ट से लेकर कंट्रोल रूम तक अफरा तफरी मच जाती है। आइए बताते हैं आपको दुनिया भर के ऐसे विमान अपहरण के हादसे जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। प्लेन हाईजैक या हाईजैक हॉक्स। दुनिया भर में ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विश्व में विमान अपहरण बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए किया गया, तो कई बार ऐसी अफवाह किसी शरारती तत्व ने फैलाया ताकि पूरे एविएशन सिस्टम में हड़कंप मच जाए। भारत में अक्सर पुलिस के पास प्लेन अपहरण करने की धमकी आया करती है, जिस पर पुलिस हरकत में आ जाती है। कई बार एविएशन कंट्रोल रूम में हॉक्स कॉल्स आते हैं जो अफवाह फैलाकर कंट्रोल रूम से लेकर एयरपोर्ट तक हड़कंप मचा देते हैं। इसमें विमानन सेवा बाधित होती है। सुरक्षा एजेंसियों को भी बेकार की कसरत करनी पड़ती है, जिससे यात्रियों में भय व्याप्त हो जाता है, जो मानसिक तौर पर काफी तनावपूर्ण होता है। इंडिया में इस लॉ से पहले बहुत से मामले हुए थे ऐसे कि जिसमें कभी व्हाट्सएप के ज़रिए किसी ने भेज दिया क्रू मेंबर्स को, कभी फ़ोन करके बोल दिया कि ये फ़्लाइट में हाईजैक हो गई है। फॉर द रीज़न्स उनके ये नहीं रहे कि टेररिज्म का रीज़न रहा, सम वांटेड टू बी प्रैंकस्टर्स, या कुछ चाहते थे कि डिले कर दें फ़्लाइट को। तो उस तरीके की अब गुंजाइश ख़त्म हो गई है। अब ये जो लॉ आया है ये उनको भी गिल्टी करार करेगा और उसकी जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है वो बहुत हाई होगी। भारत में प्लेन हाईजैक के कुल 8 मामले सामने आए हैं, जिसमें कई असफल भी किए गए, लेकिन कुछ अपहरण घातक भी साबित हुए। 1971 जनवरी में श्रीनगर से जम्मू जा रहे भारतीय विमान को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट दल ने हाईजैक किया था। 2 हाईजैकर्स ने सभी यात्रियों को अमृतसर जाने वाले सड़क मार्ग पर छोड़कर एयरक्राफ्ट में आग लगा दी थी। सितंबर 1981 में श्रीनगर से दिल्ली जा रहे एक भारतीय विमान को कुछ आतंकवादियों ने लाहौर में प्लेन को हाईजैक कर लिया था। इस विमान के सभी यात्रियों को बचा लिया गया था। 1 साल बाद अगस्त 1982 में मुंबई से नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाले बोइंग 737 प्लेन को एक अकेले आतंकवादी ने पिस्तौल के दम पर हाईजैक कर लिया था, लेकिन भारतीय सेना ने सभी 69 यात्रियों को बचाते हुए आतंकवादियों को मार गिराया था। इसी महीने यानी अगस्त 1982 में जोधपुर से दिल्ली जा रहे एक भारतीय विमान को अमृतसर में हाईजैक किया गया था। विमान इंडिया से रिलेटेड एक IC-814 तो है ही, और उससे पहले कैनेडियन एयरलाइन का प्लेन होता था, जिसमें ड्यूरिंग द डेज ऑफ द सिख टेररिज्म जब होता था, पंजाब में जब टेररिज्म था, तो तब एक प्लेन पूरा का पूरा उड़ा दिया गया था, पूरा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया गया था प्लेन को। तो ये दोनों ही ये इसमें काफ़ी नुकसान हुआ गवर्नमेंट को इन्हीं दोनों ही इंसिडेंट्स में। एक में तो पैसेंजर्स की ऑन बोर्ड मोर देन 200 पैसेंजर डाइड इन दैट प्लेन, जो कैनेडियन एयरलाइंस का था। और सेकंड जो IC-814 में एक पैसेंजर की डेथ हुई थी, और IC-814 में हमने एक टेररिस्ट को रिलीज़ किया, जिन्होंने काफ़ी उसके आगे जाके डिस्ट्रक्शन और टेररिज्म फैलाया इंडिया में, जिसकी कॉस्ट हम आज तक भुगत रहे हैं। विमान हाईजैक के ज्यादातर मामले आतंकवादी संगठनों के हाथों अंजाम दिए गए, जिसमें आतंकवादियों ने हथियार के बल पर प्लेन को अपने कब्जे में कर लिया। जुलाई 1984 में 255 यात्रियों की श्रीनगर से दिल्ली ले जा रहे एक भारतीय विमान को लाहौर, पाकिस्तान में हाईजैक कर लिया गया, लेकिन भारतीय सेना की मुस्तैदी के चलते 17 घंटे में आतंकियों ने सरेंडर कर दिया था। अगस्त 1984 में 7 युवा हाईजैकर्स ने एक भारतीय विमान की मांग करते हुए घरेलू विमान को हाईजैक कर लिया था, लेकिन सभी यात्रियों को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया था। अप्रैल 1993 में श्रीनगर से जम्मू होते हुए दिल्ली जा रहे एक प्लेन को हाईजैकर्स ने हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर ले जाने का दबाव डाला था, लेकिन आतंकियों को मार गिराया गया। दिसंबर 1999 का कंधार हाईजैक सबसे बड़ी आतंकी घटना के तौर पर याद किया जाता है।
जिसमें भारतीय विमान 814 काठमांडू के लिए रवाना हो चुका था, लेकिन इस विमान को कंधार मोड़ लिया गया। 3 आतंकियों को रिहा कर भारत सरकार ने यात्रियों को हाईजैकर से छुड़ाया, लेकिन इसमें एक यात्री की मौत हो गई थी। ऐसे कई बड़े प्लेन हाईजैक के मामले हुए हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। दिसंबर 2016 में लीबिया में नाटकीय ढंग से हाईजैकर्स ने प्लेन हाईजैक कर लिया, लेकिन उतनी ही तेजी से सुरक्षा कर्मियों के सामने समर्पण भी कर दिया। लेकिन ऐसे भी घातक हाईजैक हुए हैं जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई है। जून 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 तब हाईजैक कर ली गई जब ये अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। हवा में ही विमान को क्रैश करा दिया गया, जिसमें फ्लाइट में मौजूद 329 लोगों की जान चली गई। 9/11 का हमला रोंगटे खड़े कर देने वाला सबसे भयानक प्लेन हाईजैकिंग और आतंकवादी हमला था, जिसमें हाईजैक किए गए प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा दिया गया। आतंकवादियों ने अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 और फ्लाइट 77, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 और फ्लाइट 93 को हाईजैक किया था। इन सभी को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स से टकरा दिया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस घटना को 2011 में मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ने प्लान किया था। आपने देखा होगा सितंबर 11 में क्या हुआ। प्लेन्स वर हाईजैक्ड और प्लेन और उसको एज अ वेपन यूज़ किया गया प्लेन को, एंड और पूरी की पूरी बिल्डिंग को उन्होंने उड़ा दिया गया। तो इसलिए एक ये टेररिज्म का आज की तारीख में एक वेपन यूज़ हो रहा है एज अ वेपन टू स्प्रेड टेररिज्म अक्रॉस द कंट्री। तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक टफ लॉ लाने की ज़रूरत थी। दुनिया में सबसे घातक प्लेन हाईजैकिंग में से एक इथियोपिया एयरलाइंस फ्लाइट 961 है। नवंबर 1996 में फ्लाइट 961 को 3 इथियोपियंस ने हाईजैक किया था ताकि ऑस्ट्रेलिया में उन्हें राजनीतिक शरण मिले। फ्यूल खत्म होने पर पायलट ने प्लेन लैंड कराने की कोशिश की, लेकिन प्लेन क्रैश हो गया। सभी 177 लोगों की मौत हो गई। नवंबर 1985 में इराकी एयरवेज फ्लाइट 163 को बगदाद से ओमान जाना था, लेकिन उसे हिजबुल्लाह के 4 सदस्यों ने हाईजैक कर लिया। हाईजैकर्स ने कॉकपिट में ग्रेनेड से विस्फोट किया, जिससे प्लेन क्रैश हुआ और 63 लोगों की मौत हो गई। वहीं 1986 में पैन एम फ्लाइट 73 को कराची से फ्रैंकफर्ट के लिए उड़ान भरने के दौरान हाईजैक कर लिया गया था। एयरपोर्ट सिक्योरिटी गार्ड्स के भेष में मौजूद अबू निदाल संगठन के 4 सदस्यों ने प्लेन हाईजैक किया था। 360 यात्रियों को ले जा रहे प्लेन हाईजैक के दौरान 20 यात्री मारे गए थे, जिनमें से 12 भारतीय थे, बाकी अमेरिका, पाकिस्तान और मेक्सिको से थे। फ्लाइट अटेंडेंट निर्जा भनोट की बहादुरी से कई लोगों की जान बच गई थी। ये जो प्रेजेंट केस है, इसमें अगर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और अगर उससे किसी पैसेंजर की डेथ हो जाती, डेथ हो सकती थी किसी भी तरीके से, हार्ट अटैक हो सकता था किसी पैसेंजर को। उन्होंने इतनी टर्मोइल फेस करी, बीइंग इन एन इमरजेंसी प्लेन, बहुत से सीनियर सिटीजन थे उस प्लेन में, तो किसी की डेथ भी अकर हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, प्लेन स्किड कर सकता था। तो उससे अगर होता तो उनको डेथ सेंटेंस मिलती। सो इसलिए अब ये जो लॉ है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है during the present circumstances, and it should be implemented, and it is good कि एक फर्स्ट जजमेंट आई है, तो इससे एक डिटरेंट बनेगा कि आगे जाके ऐसे केसेस ना हो। विमान हाईजैक या हाईजैक की धमकी भी सैकड़ों यात्रियों के जान को खतरे में डाल देती है। अपहरण से छूट जाने के बाद भी यात्री जिस मानसिक तनाव से गुजरते हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए विमानों की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।